हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परासरण दाब से संबंधित कुछ टर्म पढ़ेंगे। परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ 3 प्रकार के विलयन मैंने लिखे हैं: अति परासरी, निम्न परासरी और समपरासरी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इन्हें हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं और कैसे पहचानते हैं? तो यहाँ हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें सॉल्यूशन नंबर 1 और ये है सॉल्यूशन नंबर 2। 2 अलग अलग हमने विलयन लिए हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर π1 और सॉल्यूशन नंबर 2 का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। तो यहां अब हमें देखना है कि हम समपरासरी, अति परासरी या निम्न परासरी को कैसे पहचानेंगे। तो पहली कंडीशन हम यहां लिखते हैं कि यदि π1 ग्रेटर देन π2, π1 ग्रेटर देन π2, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन नंबर 1 जो विलयन नंबर 1 है, इसका परासरण दाब किससे, सॉल्यूशन नंबर 2 से ज्यादा है। यहां हमें 1 और 2 नहीं देखना है, केवल किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और किसका कम है। तो यहाँ 2 विलयन को हम ले रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ π1 ग्रेटर देन π2, इसका मतलब इसका परासरण दाब इससे ज्यादा है। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो कहलाता है हाइपरटोनिक, अति परासरी विलयन। तो π1 ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक अति परासरी, जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो क्या होगा, अति परासरी। और सॉल्यूशन नंबर 2 क्या होगा, हाइपोटोनिक निम्न परासरी, और इसको अर्ध परासरी भी कहते हैं। निम्न परासरी या अर्ध परासरी। तो यहाँ जिसका परासरण दाब ज्यादा है, जिस विलयन का, वो हाइपरटोनिक है और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक है। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, π1 लेस देन π2, π1 लेस देन π2, तो किसका परासरण दाब ज्यादा है, π2 का ज्यादा है। π2 का ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक मतलब निम्न परासरी, और जो सॉल्यूशन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नंबर 1 हाइपोटोनिक है या सॉल्यूशन नंबर 2 हाइपोटोनिक है। बस इतना ध्यान रखना है कि जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो हाइपरटोनिक है और जिसका परासरण दाब कम है वो हाइपोटोनिक है। तीसरी कंडीशन, π1 इक्वल टू
पाई2। यदि दोनों विलयन का परासरण दाब समान है तो इस स्थिति में दोनों विलयन एक दूसरे के समपरासरी होते हैं, मतलब परासरण दाब समान है, और उस स्थिति को हम कहते हैं आइसोटोनिक। क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक। तो यहां पर केवल हमें दो विलयन की तुलना करना है। जिसका परासरण दाब ज्यादा वो क्या है? हाइपरटोनिक। जिसका कम है दूसरे विलयन की तुलना में वो हाइपोटोनिक। और यदि दोनों का परासरण दाब समान है तो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक से संबंधित हम यहाँ कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते हैं कि आइसोटोनिक जो समपरासरी विलयन होते हैं उनके मोलर सांद्रण समान होते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि किन किन स्थितियों में मोलर सांद्रण समान होते हैं। हमेशा मोलर सांद्रण समान नहीं होते। तो हम ताप को कंसीडर करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। किस परिस्थिति में इनके मोलर सांद्रण समान है और किस परिस्थिति में मोलर सांद्रण समान नहीं है। तो हम सबसे पहले वन हाफ समीकरण लेते हैं। वन हाफ समीकरण है पाई इक्वल CRT। पाई परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन सांद्रण है, R गैस कांस्टेंट गैस नियतांक है और T टेम्परेचर है। अब हम पहली कंडीशन लेते हैं केस फर्स्ट। जब दोनों जो सॉल्यूशन थे दोनों विलयन का ताप समान हो। ताप क्या हो? समान हो। दोनों विलयन का ताप समान हो तो पहले सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए, सॉल्यूशन नंबर 1, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पाई1 इक्वल C1 R T1। सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए क्या लिखेंगे? पाई2 इक्वल C2 R T2। विलयन कैसा है? समपरासरी है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है इसका मतलब पाई1 इक्वल पाई2 क्या आ जाएगा? C1 R T1 इक्वल C2 R T2। R से R कैंसिल हो गया और यदि T1 इक्वल T2, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि दोनों विलयन का ताप समान हो, तो उस स्थिति में T1 इक्वल T2, तो T1 से T2 भी कैंसिल हो जाएगा और C1 इक्वल C2। C1 इक्वल C2। तो जब ताप समान है उस स्थिति में जो समपरासरी विलयन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उनके मोलर सांद्रण, मोलर कंसंट्रेशन समान होते हैं ताप समान होने पर। अब हम दूसरा केस देखते हैं और उसमें देखते हैं कि दोनों विलयन का ताप भिन्न भिन्न हो। दूसरे केस में हम क्या देखेंगे कि दोनों विलयन का ताप क्या हो? केस सेकंड, दोनों विलयन का ताप कैसा हो? अलग हो, ताप भिन्न हो। सॉल्यूशन 1 के लिए पाई1 इक्वल C1 R T1, सेम फार्मूला यूज होगा। सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए भी पाई2 इक्वल C2 R T2। यहां पर समपरासरी के लिए पाई1 इक्वल पाई2 C1 R
T1 C2 R T2। R से R कैंसिल हो गया। अब इस स्थिति में T1 और T2 समान नहीं है। T1 और T2 समान नहीं है। C1 T1 इक्वल C2 T2। C1 अपॉन C2 को हम यहां लाते हैं और T2, इस T1 को आप यहां ले जाएंगे तो ये T2 अपॉन T1। अब यहां देखें कि ताप से और ताप और सांद्रण दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। C1 T1 के व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है और C2 T2 के व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है। तो यहां आपको देखना है कि यदि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो सांद्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि टेम्परेचर अधिक है, हमने ताप बढ़ा दिया है, तो सांद्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जिस विलयन का ताप ज्यादा है उस विलयन का सांद्रण कम होगा और जिस विलयन का ताप कम है उसका सांद्रण अधिक होगा। इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने ताप को कंसीडर किया। ताप के बाद अब हम देखते हैं कि किस स्थिति में आइसोटोनिक विलयन के सांद्रण अलग हो सकते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य आप जानते हैं जिसका जलीय विलयन में आयनन नहीं होता। तो यहां मैंने 0.2 मोलर ग्लूकोज विलयन, 0.2 मोलर ग्लूकोज विलयन और दूसरा विलयन लिया 0.2 मोलर यूरिया विलयन। एक कंटेनर में क्या लिया? 0.2 मोलर ग्लूकोज, सपोज 0.2 मोलर ग्लूकोज विलयन इसमें लिया है और यहां लिया है 0.2 मोलर यूरिया विलयन। यहां पर दोनों का मोलर सांद्रण समान है और जो परासरण दाब है वो क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। मोलर सांद्रण मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करती है। तो यहां पर 2 मोलर ग्लूकोज और 0.2 मोलर यूरिया दोनों का सांद्रण समान है, मतलब दोनों एक दूसरे के समपरासरी है, दोनों आइसोटोनिक है और दोनों का मोलर सांद्रण समान है। अब हम इसी को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। इसमें जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। 0.2 मोलर ग्लूकोज और यहां मैंने लिया 0.2 मोलर NaCl विलयन। इस कंटेनर में क्या लिया? 0.2 मोलर ग्लूकोज विलयन
और यहाँ इस कंटेनर में लिया 0.2 मोलर NaCl विलयन। क्या दोनों आइसोटोनिक होंगे? परासरण दाब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करती है। तो देखने में आपको लग रहा है कि दोनों का मोलर सांद्रण समान है। 0.2 मोलर ग्लूकोज है और 0.2 मोलर NaCl है। अब यहाँ हम देखें तो ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अनअपघट्य है, तो इसका जलीय विलयन में आयनन नहीं होता। NaCl को जब हम जल में घुलते हैं तो ये Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस, ये आयनों में आयनित हो जाता है। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ग्लूकोज के, वो किस पर डिपेंड करेंगे? 0.2 मोलर पर। यहाँ 0.2 मोलर कंसंट्रेशन किसका होगा? सोडियम आयन का। और 0.2 मोलर कंसंट्रेशन होगा Cl नेगेटिव आयन का। तो टोटल जो कंसंट्रेशन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर क्या हो जाएगा? 0.4 मोलर। तो यहाँ पर जो हमें विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य अगर है तो उनके मोलर कंसंट्रेशन समान नहीं होंगे। आपकी बुक में लिखा हुआ होता है कि ऐसे विलयन जो समपरासरी होते हैं उनके मोलर सांद्रण समान होते हैं, पर कब? जब ताप समान हो और विद्युत अनअपघट्य हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। तो दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। किनके मोलर सांद्रण समान होंगे? जो क्या होंगे? विद्युत अनअपघट्य होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और दूसरा ताप समान होगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि समपरासरी विलयन में मोलर सांद्रण कब समान होंगे? जब पहली कंडीशन दोनों विलयन का ताप कैसा हो? समान हो। और विलयन कैसा हो? किन पदार्थों का हो? विद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनअपघट्य। तो ये आपको दो बातें याद रखना है। दो स्थिति में मोलर सांद्रण समान होते हैं अथवा अन्य स्थिति में मोलर सांद्रण परिवर्तित हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।